विद्यार्थियों, आज हम बात करें अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 का जो हिंदी का प्रश्न पत्र है इसके सॉल्यूशन की। तो चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पे जो पहला प्रश्न आपका आया हुआ है, क्योंकि आपके 20 प्रश्न जो है एमसीक्यू बनेंगे, तो पहला प्रश्न की हम बात करते हैं। यहाँ पूछा गया है शुक्लोत्तर युग की समय सीमा जो मानी गई है वो कौन सा है। इसमें से ऑप्शंस आपको बताने हैं। और जो शुक्लोत्तर युग है, इस युग की सीमा जो मानी गई है वो है 1938 से लेकर के 1947 तक की। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन सही नहीं है, लेकिन आपका घ ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें निरंतर लिखा है लेकिन ऑप्शन सही नहीं है। फिर भी हम 1938 को हम मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया है जड़ की बात के रचनाकार कौन है। तो जड़ की बात के रचनाकार जो हैं वो जैनेन्द्र कुमार। तो यहाँ पे जो है आपका ग ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया है कादम्बिनी पत्रिका के संपादक का नाम आपको बताना है, जिसके संपादक है राजेंद्र अवस्थी। तो यहाँ पे का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, चंद्रगुप्त की विद्या कौन सी है। आपको बताना है चंद्रगुप्त जो है ये किस रचना में लिखी गई है, कहानी है या नाटक है, निबंध है या आत्मकथा है। तो आंसर आ जाएगा ये नाटक है। तो यहाँ पे ख ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पांचवा जो प्रश्न है इसकी बात करते हैं। यहाँ पे पूछा गया है गांधी जी की देन के लेखक हैं। तो गांधी जी की देन के लेखक जो है वो राजेंद्र प्रसाद है, क्योंकि ये गांधी जी के साथ रह चुके हैं और उन्होंने उसके ऊपर जो है एक छोटा सा सारांश लिखा था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है प्रिय प्रवास के रचनाकार हैं। प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका हरियोध। हरियोध यानी कि अयोध्या सिंह उपाध्याय। यहाँ पे ख ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बिहारी किस काल के कवि हैं। तो बिहारी जो है ये किस काल के कवि हैं। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा रीति काल के कवि हैं ये। तो यहाँ पे ग ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। यहाँ पे देखिए आठवां प्रश्न। आठवें प्रश्न में पूछा गया है आधुनिक काल के कवियों में नहीं है। आधुनिक काल के कवियों में कौन नहीं है। तो आधुनिक काल के कवियों में जो है यहाँ पर केशव दास जो है इस आधुनिक काल के कवि नहीं माने जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस काव्य रचना पर प्राप्त हुआ था। तो उन्होंने यामा लिखा था और यामा के लिए उन्होंने जो है ज्ञानपीठ का पुरस्कार दिया गया। तो ख ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है श्रृंगार रस की प्रमुखता किस काल की विशेषता है। तो श्रृंगार रस जो है ये रीति काल की विशेषता मानी जाती है। यहाँ पे ग ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। और आपके जितने भी हमने प्रश्न पत्र दिए हैं उनको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, क्योंकि हमारे वीडियोस बहुत ही लिमिटेड आते हैं और जो भी वीडियोस आते हैं वो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस देके जाते हैं। यानी कि जो भी प्रश्न हम दिखाएंगे आपको वो आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। तो उनको जरूर आप पढ़ें। जैसे कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, इससे पहले हमने वीडियो आपको बता दिया है। अगर आप लोगों ने देख लिया तो अच्छी बात है। और हमने जो है आपको बता रखा है कि हम 7 सेट्स देते हैं जो कि आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो हर 7 सेट्स को आपको पढ़ लेना है। सारे के सारे 7 सेट दिए जाएंगे आपके, यानी 7 सेट्स आपके जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। 7 सेट आते हैं, हर जिले के हिसाब से जो है सेट चेंज हो जाता है। तो ये सेट जो है इसको पढ़ लेना आपने, ताकि आप जो है एग्जाम में बेहतरीन परफॉर्मेंस करें और 2024 का एग्जाम जो आप निकाल सकते हैं। अगर आप केवल मात्र इस चैनल से केवल हमारे प्रश्न पत्र भी पढ़ते हैं तो आपको जो है आसानी से सारे के सारे रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न पत्र रहेगा अगर आप 7 सेट देखते हैं तो। हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न डालने की कोशिश नहीं करते, हम केवल वही प्रश्न बताते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पूछा गया है हास जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव से यहाँ पे पुष्ट हो जाने पर उसे क्या कहा जाता है। यानी कि जब हास जो है वो जब विभाव दिखाए, अनुभाव दिखाए या संचारी भाव दिखाए तो इसकी पुष्टि हो जाएगी। तो वो कौन सा भाव कहलाएगा। तो इसको हम बोलेंगे हास्य रस। ठीक है। तो यहाँ पे ग ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। रोला छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। तो इसमें 11 और 13 मात्राएं होती हैं। तो 11 और 13 टोटल होगी 24। तो 24 जो है इसका ख ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहां उपमय में उपमान की संभावना की जाती है वहां अलंकार होता है। तो उपमय में उपमान की संभावना जहां पे भी आएगी वहां पर आपको देखने को मिलेगा उत्प्रेक्षा अलंकार। तो यहाँ पर जो है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस समास में प्रथम पद जो है संख्यावाची होता है। तो संख्यावाची का बोध कराने वाला समास जो है वो क्या कहलाता है हमारा द्विगु समास। तो यहाँ पे ख ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। हृदय का तद्भव शब्द होता है। हृदय का तद्भव जो शब्द है वो हीय है। बिल्कुल सही आंसर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है
जो शब्द अर्थ की दृष्टि से समान होते हैं वे कहलाते हैं। अर्थ की दृष्टि से यानी कि एक ही अर्थ निकाले, जो भी शब्द हो एक ही अर्थ निकाले तो उनको हम क्या बोलते हैं, हम उनको बोलते हैं पर्यायवाची शब्द। ठीक है, पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, एक दूसरे के समानार्थी शब्द होते हैं। जैसे कि आप जलज बोलते हैं और उसके अलावा कमल बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, आपके कमल के विलोम हैं, पर्यायवाची हैं। ठीक है, विलोम नहीं, पर्यायवाची हैं। तो पर्यायवाची शब्द वो कहलाते हैं जो समान अर्थ देते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यण संधि का सूत्र है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा जा चुका है। यण संधि का जो सूत्र है ये है आपका युको अणची। ठीक है, तो यहाँ पे एको अणची जो है इसका आंसर हो जाएगा, ख ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें देखिए, इसमें पूछा गया है मधुने में विभक्ति और वचन है। तो मधुने में जो विभक्ति और वचन है वो कौन सा है, चतुर्थी विभक्ति है और एक वचन है। तो यहाँ पे घ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए यहाँ पर 19वां क्वेश्चन, हस धातु लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप बताना है। जिसमें आपका हस धातु का ध्यान रखिएगा, लट लकार पूछा गया, लट लट नहीं है, लट है। यहाँ पे र की मात्रा लगी हुई है, तो आपको लट लकार और मध्यम पुरुष और एक वचन बताना है, वो हो जाएगा हस्य से। ठीक है, हस्य सी। तो यहाँ पे जो है खा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो 20वां प्रश्न है इसमें स्वपठित खाव्य खंड जो आपने पढ़े हैं उसमें कितने सर्ग हैं वो आपको बताने हैं। तो इनमें सर्गों की संख्या बतानी है, 12 है, 13 है, 14 है या 15 है। इसका कमेंट करके आंसर बताइए, कमेंट में क्या आंसर इसका सही हो जाएगा। तो इसका आंसर आपको बताना होगा 20वें प्रश्न का। अगला जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या दिया गया है, गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। और गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के क्या उत्तर देने हैं आपको, तो यहाँ पे पूछा गया है आपसे, उसी के आंसर्स देने हैं। तो पहला जो यहाँ पे आपको गद्यांश पे आधारित पूछा गया है, यह पूछा गया कि विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा होती है या बड़ी रक्षा रहती है। तो आपको बताना है कि ये वाला जो पैराग्राफ दिया गया है ये कौन से गद्यांश का पाठ है और उसके लेखक का नाम क्या है। तो आसानी से बता सकते हैं कि ये जो आपको दिया गया है ये पाठ, ये विश्वास पात्र मित्र जो है से सबसे बड़ी रक्षा रहती है। इसका अर्थात ये है कि ये जो हमारी पाठ्य पुस्तक है मित्रता पाठ, ठीक है ना, वहां से लिया गया है। किससे लिया गया है, मित्रता पाठ से लिया गया है। और इसके जो लेखक है उनका नाम भी आपको बताना है। यहाँ पे लेखक का नाम भी पूछ लिया है। तो यहाँ पर देखिए मित्रता तो आपका हो जाएगा पाठ का नाम, तो मित्रता तो पाठ का नाम हो गया। और लेखक का नाम अगर हम बताएं तो रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल। तो ये हो गया आपका आंसर पहले क्वेश्चन का। बाकी रेखांकित अंक की व्याख्या आपको करनी है तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। बाकी हम आपको इनके सॉल्यूशंस पहले ही बता चुके हैं। अगर आपने मॉडल पेपर नहीं देखे तो मॉडल पेपर देखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि हमने मॉडल पेपर विद फुल सॉल्यूशंस दिए हुए हैं। अगर आप उनको नहीं पढ़ते हैं तो आपको जो है एग्जाम में थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है। अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको जो है बहुत ही फायदा होने वाला है। इसी का अथवा पाठ में देखिए, भिन्न भिन्न धर्मों के मानने वाले भी जो सारी दुनिया के देशों से बसे हुए हैं, ये वाला क्वेश्चन आ गया आपका। तो ये क्या है आपका, तो ये आपका जो अथवा वाला ऑप्शन है भिन्न भिन्न वाला, ये कहाँ से लिया गया है। तो आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि ये जो है गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम बताना है। तो देखो ये है भारतीय संस्कृति से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, ये है आपका भारतीय संस्कृति से लिया गया है, भारतीय संस्कृति। ठीक है, और इसके लेखक कौन है, तो वो है राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लिखिए या राजेंद्र प्रसाद लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर रेखांकित अंश की व्याख्या आपको अपने हिसाब से कर देनी है। इसका भी आंसर मैं दे चुका हूँ। और भारत के धर्मों और बोलियों में क्या समानता है ये आप स्पष्ट कर सकते हैं अगर आपने पिछले साल के मैंने जो आपको क्वेश्चंस कराए हैं उनको आपने देख लिया होगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। अब यहाँ पे जो आपका एक और पद्यांश आता है। यहाँ पे गद्यांश तो हमने देख लिया, गद मतलब जो हो गया कहानी। अब पद की बात करते हैं। पद मतलब हो गया आपका कविता। कविता में है रानी में जानी अनजानी महा। तो यहाँ पर जो आपसे पूछा गया है तो ये क्या है, ये रानी में अनजानी। तो देखिए ये जो है आपका सीधा सीधा क्वेश्चन कहाँ से आया है, वन पथ पर। आपको अच्छी तरह कविता का शीर्षक क्या हो जाएगा, वन पथ पर, वन पथ पर। ठीक है, वन पथ पर है। और कवि का नाम क्या हो जाएगा, तो कवि का नाम बता देंगे तुलसीदास। तुलसीदास जो है इनका नाम हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया यहाँ पे।
बाकी रेखांकित अंश की व्याख्या या भावार्थ जो आपको लिखना है वो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। बाकी मैंने इनको करवाया हुआ है, मैं बता रहा हूँ सारे क्वेश्चंस मैंने करवाए हुए हैं। रानी केकई का हृदय कैसा था ये भी आपको बताना है या कैसा है। इसके अथवा पाठ में देखिए, मेरा जीवन आज का मुख तेरी छाया से हो मिलाप, ये कौन सा है तो आपको अच्छी तरह से पता है। मेरा जीवन आज की मुख यानी कि ये हिमालय से, महादेवी वर्मा का है, तो यहाँ पे हम बोल देंगे हिमालय से। ठीक है, ये जो पाठ है वो कौन सा है, हिमालय, तो यहाँ पे हम कह देंगे हिमालय। और कौन है इसके लेखक, महादेवी वर्मा। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब इसके बाद में रेखांकित अंश की व्याख्या आपसे पूछता ही है हमेशा, और कवित्री ने क्या कामना व्यक्त की है ये भी आपको बताना है। यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जो है जीवन, देखिए यहाँ पे लेखक की बात हो रही है तो लेखक का आपको जीवन परिचय देना है। चाहे वो राजेंद्र प्रसाद पूछे, जयशंकर प्रसाद पूछे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल पूछे। और अगला जो क्वेश्चन बनेगा आपका, हमेशा ध्यान रखिएगा, दो क्वेश्चन बनते हैं, एक लेखक का पूछा जाता है और एक कवि का पूछा जाता है। तो कवि और लेखक दोनों ही आएंगे और दोनों ही करने होंगे, ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि आप छोड़ दो, कोई भी छोड़ोगे क्वेश्चन का आंसर कट जाएगा, यानी कि आपको 5 नंबर नहीं मिलेंगे कोई भी एक छोड़ोगे तो आपको करने दोनों ही होंगे, लेखक को भी करना होगा और कवि को भी करना होगा। कवि में यहाँ से पूछा गया आपसे, गोस्वामी तुलसीदास हैं जो कविता लिखते हैं, सुमित्रा नंदन पंत है जो खुद कावित्री हैं, और सुभद्रा कुमारी चौहान, बड़ा फेमस नाम है, तो इनके बारे में आपको बताना है। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने दिए हुए हैं, इनको आप, मैंने बताया कि आप प्लेलिस्ट चेक करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति आपका आ गया पूरा का पूरा, बहुत ही लाजवाब ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, हर बहुत वर्षों में पूछा गया ये क्वेश्चन। उसके बाद एकदा बहुवह जना घूमन्याम, तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। बाकी हमेशा जो पहला क्वेश्चन है ना, ये हमेशा मैक्सिमम टाइम में पूछा जाता है, तो मैक्सिमम टाइम में अगर पूछा जाता है तो ये क्या हो जाएगा, आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। बाकी ये भी आईएमपी है, लेकिन आईएमपी में सबसे ज़्यादा मैं मैक्सिमम इंपॉर्टेंट इसको मानता हूँ। ये आपके वार्षिक परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसका आपको क्या है, संदर्भ सहित जो है हिंदी में अनुवाद कर देना है कि आपका कौन से पाठ से लिया गया है। ठीक है, और इस पूरे जो संस्कृत पाठ यहाँ पे दिया गया है तो इसका क्या अनुवाद करेंगे आप, यानी कि क्या ये कहना चाहता है ये छोटा सा पैराग्राफ, तो इसको आपको बता देना है। और इसके बाद जो है ये तो आपके क्या है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर गद्यांश है, ये गद्यांश यानी कि कहानी है, और यहाँ पे पद्यांश भी पूछा जाएगा यानी कि कविता। कविता यानी कि आप छोटा छोटा श्लोक मान सकते हैं संस्कृत के अभिप्राय में। तो संस्कृत का अभिप्राय में या पहला करिए या दूसरा करिए, दोनों में से किसी एक का ही करना है। यहाँ पे देखो आपको लिखा हुआ है किसी एक का करना है। कई बच्चे क्या होते हैं, दोनों करके आते हैं, दोनों में उनको पता नहीं होता कि कौन सा सही होगा, पर वो दोनों ही अपने हिसाब से कर आते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको जो इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं ना, यहाँ पे जो आपको दिया गया है कि एक लिखना है, तो एक को ही आप चूज करें। जो आपको बेहतरीन लगता है कि पहला मैं कर सकता हूँ बेहतरीन तरीके से, तो पहला कीजिए। अगर आप दूसरा बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं तो दूसरा कीजिए, पहले को छोड़ दीजिए। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सा बेहतरीन तरीके से आप कर सकते हैं, कौन सा आपको अच्छी तरीके से याद है। अपने पाठ्य पुस्तक से जो भी संस्कृत खंड है उसमें कोई भी कंठस्थ आपने जो याद किया है वो श्लोक लिखना है, और वो श्लोक ऐसा लिखना है जो प्रश्न पत्र में ना आया हो। ये ध्यान रखना है आपको कि आपके प्रश्न पत्र में ना पूछा गया हो, वही लिखना है आपको। तो 4 श्लोक कोई भी याद करिए, आप ऑटोमेटिकली जो है आंसर दे देंगे। 4 श्लोक आप कोई भी अपने मन से याद कर लीजिए, 4 श्लोक, मात्र 4 श्लोक की बात कर रहा हूँ। 4 श्लोक हमेशा मैं बताता हूँ और हर बार बताया है, और बच्चों ने बहुत ही आसानी से इसको फॉलो किया है। केवल मात्र 4 श्लोक को रट लीजिए। 2-2 लाइनें के श्लोक होते हैं, तो 2 लाइनों का जो श्लोक है इसको रट लीजिए, आसानी से जो है आप अंक प्राप्त कर लेंगे। इसके बाद देखिए, इन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर जो है संस्कृत में आपको लिखने हैं। किसी भी 2 प्रश्न के उत्तर यहाँ पे देने हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं इसको पढ़ना जरूरी है। तो 2 प्रश्न देने हैं। कई बच्चे क्या होते हैं कि सारे प्रश्न पढ़ करके और सारे के सारे आंसर्स देने के प्रयास करते हैं, और उसमें क्या हो जाती है उनसे गलती, क्योंकि वो सारे प्रश्न नहीं पूछ रहा है आपसे, केवल 2 प्रश्न पूछ रहा है, और एग्जामिनर पहले वाले और दूसरे वाले नंबर का ही चेक करेगा, तीसरा नहीं देखेगा आपका। तो आंसर जब भी लिखें तो आप प्रश्न के जो इंस्ट्रक्शंस हैं, यहाँ पे निर्देश जो है इसको जरूर देखें। तो यहाँ पे 5 हैं प्रश्न संस्कृत के, और 5 में से आप जो है कोई भी 2 आंसर दे सकते हैं। बहुत ही आसान आसान से प्रश्न है। अगला जो है इसमें देखिए, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर निबंध लिखना है। पर्यावरण एवं स्वास्थ्य से करवाया हुआ है आपको, हमारी वन संपदा इसके ऊपर भी करवाया हुआ है, विज्ञान और मानव जीवन ये भी करवा दिया है, और विद्यालय का वार्षिक उत्सव ये भी करवा दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान रखिएगा कि इन सभी को ढंग से पढ़िएगा, बहुत ही बड़ा ये जो है आपको मार्क्स देता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, आपने जो भी खंड काव्य पढ़ा है
उसके आधार पर प्रश्न के उत्तर आपको देने हैं। अगर आपने जो भी पढ़ा है तो उस खंड काव्य के आधार पर कोई भी तृतीय सर्ग जो आपसे आपसे याद हो चुका है उसका जो है यहाँ पे सारांश लिख देना है। क्या पूछा गया है? सारांश लिखना है। तीसरा सर्ग, ध्यान रखना है, तीसरा सर्ग। उसके बाद जो है स्वपठित आपका जो खंड काव्य है उसके आधार पर किसी भी पात्र के चरित्र की क्या विशेषताएं हो सकती हैं, यानी कि क्या उसकी मूलभूत विशेषताएं हैं कि वो अपना समर्पण भाव रखता है, वो देश के प्रति प्रेम भाव रखता है, वो अर्पण भाव रखता है, बंधुत्व दिखाता है, वीरता दिखाता है, ये क्या है उसके चरित्र की विशेषताएं हैं। उसका हृदय कैसा है, तो ये आप जो है खंड काव्य की विशेषताएं लिख सकते हैं। अगर आपको ये सारी विशेषताएं समझनी है कि कैसे लिखना है तो मैंने बताया आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करिएगा, प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ मिलेगा। प्लेलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। ये प्लेलिस्ट जो है ना, ये आपके लिए रामबाण का काम करेगा अगर आपको 100% रिजल्ट लेना है तो आसानी से आप इन नंबरों को प्राप्त कर सकते हैं। आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ ना कुछ बेहतरीन सीखा होगा। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी और आने वाले विषय जो आपके साइंस के हैं, एसएसटी के हैं, इंग्लिश के हैं, वो सारे विषय हम यहाँ पे देखेंगे। मैथ्स का भी हम यहाँ पे कवर करेंगे और लिमिटेड जो हम देते हैं क्वेश्चंस उनको पढ़िए आराम से, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के पढ़ सकते हैं, आपकी मर्जी है। बाकी मैं नहीं कहूँगा कि आप बहुत एक्स्ट्रा पढ़ें, कोई कुंजी उठाएं, कोई पासबुक उठाएं या कोई सीरीज उठाएं, उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हमारे चैनल पर बने हुए हैं तो विश्वास दिलाते हैं, और हमारा पहले से अभी मैं बता रहा हूँ आपको, लास्ट ईयर का भी देखेंगे आप तो आपको पता चल जाएगा कि जो हमने क्वेश्चंस दिए थे वही सारे के सारे आए थे। हमने हिंदी अनुवाद दिया था, वही का वही आया वार्षिक परीक्षा में। तो हम जो देंगे आपको वो बहुत ही सूझबूझ से देते हैं और बहुत ही सोच समझ के देते हैं। तो आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ ना कुछ बेहतरीन सीखा होगा। अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दें ताकि वो लोग भी जुड़ करके अपने स्कोर को अच्छा से अच्छा बेहतर बना सकें। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे।